नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपीजी की और कंप्यूटर की प्रैक्टिस हम लगातार कर रहे हैं और आज आपका ये 29वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कंप्यूटर के 15 प्रश्न और यूपीजी के 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न है, जहां पर कंप्यूटर और यूपीजी के दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ पूछा जाता है, तो उनका लगातार हम रिवीजन कर रहे हैं। आज के प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा है और बहुत सारे नए प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक से एक बेहतरीन नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, वन लाइनर्स की पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर अपने एग्जाम का नाम लिखना है या फिर यूपी जीके और कंप्यूटर लिखना है और वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, यूपी जीके और कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के विकास क्रम में वह कौन सी पीढ़ी थी जिसमें पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को बहुत छोटा और तेज बना दिया था। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है, दूसरी पीढ़ी। पहली में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जो बहुत बड़े होते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, इसके कारण कंप्यूटर आकार में छोटे और अधिक तेज और सस्ते हो गए। तीसरी पीढ़ी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में उस विशेष सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को लिखे गए संपूर्ण सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन भाषा में अनुवादित कर देता है। तो क्या कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो एक ही बार में संपूर्ण सोर्स कोड को मशीन भाषा में अनुवादित कर देता है? तो वो होता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ट्रांसलेटर है जो सी प्लस प्लस जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में इन वन गो स्कैन करता है और उसे मशीनी भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर यह भी यही काम करता है, लेकिन यह कोड को एक ही बार में अनुवादित करने के बजाय लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है। असेंबलर यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटर और डिजिटल छवियों की स्क्रीन गुणवत्ता मुख्य रूप से पिक्सल पर निर्भर करती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल शब्द का पूर्ण रूप क्या है? पिक्चर एक्सीलरेशन, पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल एमिशन, पिक्सल एलिवेशन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल का पूर्ण रूप है पिक्चर एलिमेंट। पिक्स का अर्थ है पिक्चर और ईएल का अर्थ है एलिमेंट, तो यही बनता है पिक्सल। यह किसी भी डिजिटल छवि या डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होते हैं, जैसे 1920 इंटू 1080 रेजोल्यूशन, छवि की गुणवत्ता और तीक्ष्णता यानी कि शार्पनेस उतनी ही बेहतर होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्किंग और आईपी एड्रेसिंग संरचना में एक मानक क्लास सी IPv4 पते के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है क्लास सी IPv4 पते के लिए? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 255.255.255.0। IPv4 एड्रेसिंग 5 मुख्य क्लासेस में होता है। ये क्लास ए से लेकर ई तक होती हैं, जिनमें ए, बी और सी व्यावसायिक उपयोग के लिए होती हैं। क्लास सी नेटवर्क का उपयोग आमतौर पर छोटे नेटवर्क जैसे घर या छोटे कार्यालय के लैन के लिए किया जाता है, जो 192 से 223 रेंज से शुरू होते हैं। क्लास सी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है, जो 24 नेटवर्क बिट्स और 8 होस्ट बिट्स को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आईटी गैजेट्स के संदर्भ में आधुनिक स्मार्टफोन में तेजी से इस्तेमाल होने वाली वायरलेस चार्जिंग, बिना तार के चार्जिंग तकनीकी मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आधुनिक स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच में वायरलेस चार्जिंग सुविधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चार्जिंग पैड आधार में एक कॉइल होती है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी गुजरने पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है,
जब फोन जिसमें एक रिसीवर फाइल कॉइल होती है को पैड पर रखा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र फोन में विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है, जिससे बैटरी चार्ज होने लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचालन और सुरक्षा के संबंध में जीमेल जैसी विश्व की प्रमुख मानक ईमेल सेवाओं द्वारा आमतौर पर एक ईमेल संदेश के साथ भेजी जा सकने वाली फाइल अटैचमेंट की अधिकतम आकार सीमा कितनी निर्धारित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 25 मेगाबाइट। अधिकांश मानक वेब आधारित ईमेल प्रदाता जिसे जीमेल, याहू और आउटलुक अटैचमेंट आकार को कड़ाई से सीमित करते हैं। सीधे ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी फाइल, पीडीएफ, चित्र, जिप की अधिकतम सीमा 25 मेगाबाइट होती है। यदि फाइल का आकार 25 एमबी से अधिक है तो सिस्टम स्वचालित रूप से इसे गूगल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज लिंक के रूप में बदलने का सुझाव देता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिंटर तकनीकी के संदर्भ में वह कौन सा लोकप्रिय नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कागज पर अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने के लिए लेजर बीम और सूखी स्याही पाउडर का उपयोग करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के लिए कागज पर प्रहार नहीं करता है, यानी कि स्ट्राइक नहीं करता है। यह लेजर बीम का उपयोग करके एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर छवि बनाता है जो फिर सूखे स्याही पाउडर, जिसे टोनर कहा जाता है, को आकर्षित करता है। टोनर को फिर गर्मी और दबाव के माध्यम से कागज पर स्थायी रूप से चिपका दिया जाता है। यह अपनी बेहतरीन छपाई गुणवत्ता और तेज गति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड में दस्तावेज को स्वरूपित करते समय वर्तमान पृष्ठ को तुरंत समाप्त करने और अगले पृष्ठ की शुरुआत करने अर्थात पेज ब्रेक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल और एंटर। एमएस वर्ड में जब आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट वर्तमान पृष्ठ पर रुक जाए और एक नए पृष्ठ से शुरू हो तो आप पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। इसका सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंटर है। यह बार बार एंटर कुंजी दबाकर खाली जगह बनाने से कहीं बेहतर और पेशेवर तरीका है, क्योंकि बाद में टेक्स्ट जोड़ने पर फॉर्मेटिंग नहीं बिगड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण गणितीय और सांख्यिकी कार्यों में सेल्स की एक दी गई संपूर्ण सीमा में से सबसे बड़े संख्यात्मक मान को तुरंत खोजने के लिए किस अंतर्निहित फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, मैक्स फंक्शन। एमएस एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग डेटा सेट में अधिकतम या सबसे बड़े मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कक्षा के छात्रों के अंकों की सूची जैसे A1 से A10 में से सबसे अधिक अंक जानना चाहते हैं तो आप मैक्स A1 कॉलन A10 टाइप करेंगे। इसके विपरीत सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए मिन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया शेड्यूलिंग में, यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में, उस विशिष्ट एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है जिसमें सीपीयू सबसे पहले उस प्रक्रिया को आवंटित किया जाता है जिसे पूरा होने में सबसे कम अनुमानित समय लगता है? तो सही उत्तर है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसमें कतार में मौजूद सभी प्रक्रियाओं में से उस प्रक्रिया को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम या वर्ष टाइम सबसे कम होता है। यह एल्गोरिथम औसत प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के लिए सबसे इष्टतम मानी जाती है। हालांकि इसे लागू करना कठिन होता है क्योंकि भविष्य के समय का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ई गवर्नेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा नागरिकों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल रूप से सत्यापित और सुरक्षित रखने के लिए कौन सा क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है। यह नागरिकों को एक सुरक्षित क्लाउड आधारित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स स्थान 1 GB मुफ्त स्टोरेज प्रदान करता है जहां वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट और पैन कार्ड जैसे मूल दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां सहेज सकते हैं। इन डिजिटल दस्तावेजों को आईटी अधिनियम 2000 के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से वैध माना जाता है। तो अभी यूपी SSSC ने भी डिजी लॉकर से
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलाउ कर दिया है। तो आने वाली परीक्षाओं में आपका कह रहे हैं कि लेखपाल से, डिजी लॉकर से ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लीजिए और आपके सभी डॉक्यूमेंट उसी में स्टोर कर लीजिए। अगला है डिजिटल वित्तीय उपकरणों के अनुप्रयोगों में भारत में बड़े मूल्य के फंड ट्रांसफर 2 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय बैंकिंग सिस्टम आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। रियल टाइम का अर्थ है कि इसमें पैसे का हस्तांतरण बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के तुरंत होता है, और ग्रास का अर्थ है कि लेन देन को बंडल किए बिना व्यक्तिगत आधार पर निपटाया जाता है। आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है। इसमें प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा खतरों के संदर्भ में उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो उपयोगकर्ता को धोखा देने के लिए स्वयं को एक उपयोगी या वैध प्रोग्राम जैसे एंटीवायरस या गेम के रूप में छिपाता है, लेकिन स्थापित होने पर कंप्यूटर सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है। इसका नाम प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं की विशाल लकड़ी की घोड़ी से लिया गया है, जिसे ट्राय शहर में उपहार के रूप में छिपाकर सैनिकों को भेजा गया था। कंप्यूटिंग में यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहली नजर में बिल्कुल असली और उपयोगी लगता है, जिससे उपयोगकर्ता उसे डाउनलोड कर लेता है। एक बार कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद यह हैकर्स को सिस्टम का पिछला दरवाजा खोल देता है, जिससे डेटा की चोरी और विनाश हो सकता है। यह वायरस की तरह खुद को कॉपी नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपयोग की जाने वाली प्रमुख शॉर्टकट कुंजियां और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। कंट्रोल+9 चयनित रो को छिपाना, कंट्रोल+0 चयनित कॉलम को छिपाना, शिफ्ट+F11 नई वर्कशीट डालना, F2 सक्रिय सेल को डिलीट करना। तो यहां पर कौन सा आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि F2 का जो काम है वो सक्रिय सेल को डिलीट करना नहीं होता है, बल्कि इसका काम एडिट करना होता है। एमएस एक्सेल में कंट्रोल+9 का उपयोग सिलेक्टेड रो को छिपाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+0 का उपयोग सिलेक्टेड कॉलम को छिपाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट+F11 का उपयोग एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए होता है। F2 कुंजी का उपयोग चयनित सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है, ना कि उसे डिलीट करने के लिए। सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट कुंजी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है, जिसमें 0 से 9 तक की संख्याओं और A से F तक के अक्षरों का उपयोग किया जाता है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 16। 16 कैसे होता है आप देखिए। बाइनरी इसका आधार 2 होता है, 0 से 1, और ऑक्टल का आधार 8 होता है, 0 से 7, और डेसिमल का आधार 10 होता है, 0 से 9। लेकिन हेक्साडेसिमल इसका आधार 16 होता है। एक तो 0 से 9 संख्याएं होती हैं तो 10 हो गया, और 10 से 15 के लिए A से F तक के अक्षर होते हैं, A10, B11, F15, इसी प्रकार से ये गिने जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीजीके की। कंप्यूटर के प्रश्न आपके कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और पहला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के, और आज का 16वां, कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में राज्य के प्रसिद्ध जौनपुर शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, जिसे बाद में कला और शिक्षा का केंद्र बनने का के कारण पूर्व का सिराज कहा जाने लगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। उसने इस शहर की स्थापना अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था, उसकी स्मृति में की थी। सरकी राजवंश के शासनकाल के दौरान, विशेषकर इब्राहिम शाह सरकी के समय, यह शहर इस्लामी शिक्षा और इंडो इस्लामिक वास्तुकला जैसे अटाला मस्जिद का एक महान केंद्र बन गया, इसलिए इसे भारत का सिराज कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में स्थित प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके आधिकारिक स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 2005।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 2005 में नहीं बल्कि ये 1996 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसकी स्थापना 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना 1920 में। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला विरासत के संदर्भ में अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, जिनका परिवार पीढ़ियों से सोमनाथ और अक्षरधाम जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के अद्भुत डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या में बने भव्य और ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। इनके परिवार की वास्तुकला विरासत बहुत पुरानी है। इनके दादा प्रभाशंकर सोमपुरा ने गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके दो बेटे निखिल और आशीष ने भी इस नागर शैली के मंदिर को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम बी सुतार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों और उनकी कालजयी रचनाओं या उपन्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का मैला आंचल नहीं है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का गबन गोदान कर्मभूमि है। इलाहाबाद प्रयागराज में जन्मे धर्मवीर भारती का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। प्रतापगढ़ के हरिवंश राय बच्चन की सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वो है मधुशाला। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, तितली और कंकाल है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य और नदी तंत्र के संदर्भ में राज्य की कौन सी प्रमुख नदी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमांत और हरियाणा राज्य की एक बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? तो जो पश्चिमी सीमांत उत्तर प्रदेश है और हरियाणा राज्य है, इसमें कौन सी नदी एक सीमा का काम करती है? तो वो नदी है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा के रूप में बहती है। यह नदी सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों को पार करते हुए अंततः प्रयागराज त्रिवेणी संगम में गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और वर्षा के वितरण के संदर्भ में राज्य का कौन सा जिला पूरे वर्ष में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण वहां की जलवायु शुष्क रहती है? तो यह जिला है मथुरा। सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा निर्धारित होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए कमजोर हो जाती है। राज्य में सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा मथुरा जिले में होती है, लगभग 54 सेंटीमीटर वार्षिक, क्योंकि यह राज्य के सुदूर पश्चिम और अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। इसके विपरीत तराई क्षेत्र में स्थित गोरखपुर जिला राज्य में सबसे अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा और खनिज संसाधनों के संदर्भ में राज्य का सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जो थर्मल पावर प्लांट्स को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सोनभद्र में। गोंडवाना काल की चट्टानों से बना कोयला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख खनिज है। राज्य में कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से सोनभद्र जिले की निचली गोंडवाना चट्टानों, विशेष रूप से सिंगरौली बेसिन से किया जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र के विस्तार उत्तर प्रदेश, सोनभद्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जो ओबरा और अनपरा जैसे प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन और ऐतिहासिक नगरों के उनके वर्तमान नामों के साथ मिलान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बलवंत नगर गोरखपुर। कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय श्री या कानकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी। सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव था। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल या कोल कहा जाता था। बलवंत नगर ऐतिहासिक रूप से झांसी का पुराना नाम था, जहां 11वीं सदी में एक गांव बसा था।
गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम या गोरक्षपुर था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पन्नों में वर्ष 1950 से 1967 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य करने वाले निम्नलिखित दिग्गज राजनेताओं का सही कालन क्रम क्रम क्या है? तो यहां पर चार नाम दिए गए हैं: पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, डॉक्टर संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता। तो आपका यहां पर जो सही उत्तर है वो है ए। प्रथम स्थान पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत, फिर आएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर आते हैं चंद्रभानु गुप्ता और फिर आते हैं सुचेता कृपलानी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1950 से 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ये स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960 ये दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो एक प्रख्यात विद्वान भी थे। चंद्रभानु गुप्ता 1960 से 1963 ये राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये आपका कानपुर में स्थित है। कई बार आपको करवाया गया है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। दालों जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर के उत्पादन और नई उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए आईसीएआर द्वारा स्थापित प्रमुख शोध संस्थान भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आईआईपीआर है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बेहतर शासन, राजस्व संग्रह और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिसमें कुल 75 जिले हैं, को वर्तमान में कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 18 मंडल। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 75 जिलों को बड़े समूहों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। 18वां और नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, जिसे 2008 में बनाया गया था। प्रत्येक मंडल का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करता है, जिसे मंडलायुक्त कहा जाता है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ सबसे बड़े मंडल हैं, जिनमें 6-6 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी और सामाजिक विरासत के संदर्भ में वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के जिलों लखीमपुर खीरी, महाराजगंज में निवास करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, थारू। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा थारू जनजाति का है। इसके बाद गोंड जनजाति का स्थान आता है। गोंड थारू लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमांत और नेपाल की सीमा से लगे तराई क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में निवास करते हैं। इनकी एक अनूठी सांस्कृतिक विशेषता है कि ये लोग दिवाली यानी कि दीपावली के पवित्र हिंदू त्योहार को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पर्यटन और विश्व की बौद्ध विरासत के संदर्भ में प्राचीन शहर सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला ऐतिहासिक उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपका वाराणसी में। डी ऑप्शन आपका सही है। सारनाथ भारत में बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी जिले में स्थित है, जो शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और धम्मेक स्तूप भी सारनाथ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजना के संदर्भ में भारत की ऐतिहासिक और पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन 2 प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की जल समस्या का समाधान होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केन और बेतवा। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन और बेतवा लिंक परियोजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं।
इस परियोजना से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र, महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर को सिंचाई और पीने के पानी का भारी लाभ होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट जिले को काला नमक चावल, जिसे ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, के लिए मान्यता और विशिष्ट भौगोलिक पहचान जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल बेहतरीन खुशबू और उच्च पोषण मूल्य, आयरन और जिंक से भरपूर वाली चावल की एक प्राचीन किस्म है जिसकी खेती मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में होती है। इसे ऐतिहासिक रूप से भगवान बुद्ध का महाप्रसाद माना जाता है और यह सिद्धार्थनगर जिले के विशिष्ट उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भू राजस्व और भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण ई गवर्नेंस के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के प्रत्येक पार्सल यानी कि प्लाट को एक विशिष्ट पहचान देने और भूमि विवादों को पूरी तरह खत्म करने के लिए कितने अंकों का एक यूनिकोड जारी किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 16 अंकों का। इस योजना के तहत राज्य में कृषि, आवासीय या व्यावसायिक भूमि के हर एक पार्सल प्लॉट को एक 16 अंकों के यूनिकोड दिया जाता है। जिस तरह से व्यक्तियों की पहचान के लिए 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, उसी तरह से जमीनों की डिजिटल पहचान के लिए यह 16 अंकों का कोड काम करता है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत और ऐतिहासिक संस्थानों के संदर्भ में एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना वर्ष 1916 में मुख्य रूप से किसके महान नेतृत्व और प्रयासों से की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। इस कार्य में एनी बेसेंट और सुंदर लाल जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह भारत में आधुनिक शिक्षा और प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक साथ लाने का एक अनूठा प्रयास था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निरंतर ढांचागत सुधारों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के निवासियों की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1,20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक बजट भाषण के अनुसार वर्ष 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जहां 54,564 थी, यह बढ़कर 1,09,844 आकलित की गई है। सरकार द्वारा बजट दस्तावेजों में अनुमान व्यक्त किया गया है कि निरंतर ढांचागत सुधारों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 के स्तर को छू लेगी। यह वृद्धि राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में हो रहे सुधार और बहुआयामी गरीबी में आई भारी कमी, लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर को दर्शाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के आधिकारिक प्रस्तावों के अनुसार नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण के तहत राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे और संवेदनशील सरकारी नेटवर्कों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए किस नए संस्थान या केंद्र की स्थापना को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर। बढ़ते ऑनलाइन अपराधों और डिजिटल डेटा की सुरक्षा से जुड़े खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में कड़े प्रशासनिक कदम उठाए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश की एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर यानी कि साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है। यह नव प्रस्तावित केंद्र 24 घंटे राज्य के विभिन्न संवेदनशील सरकारी सर्वरों, वित्तीय नेटवर्कों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत प्रणालियों की साइबर सुरक्षा और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के कृषि और बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक नए उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रायबरेली। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा मई 2026 के अनुसार राज्य में बागवानी और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए और आधुनिक संस्थान को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक नए उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह नया महाविद्यालय कृषि छात्रों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, फल सब्जी प्रसंस्करण और उन्नत जैविक खेती पर उच्च शिक्षा एवं शोध के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।
तो आज का ये कंटेंट आपका पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 35 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे और आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए और सकारात्मक रहिए। जितने अच्छे आप कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन में होता चला जाएगा। जो अच्छी बातें करता है वो अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, जो निगेटिव होता है वो निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो अपने जीवन में अगर सकारात्मक पॉजिटिव माहौल चाहिए, पॉजिटिव वातावरण चाहिए, तो आप पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों से जुड़ें और आगे बढ़ते रहें। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप सिर्फ यूपीजी के और कंप्यूटर की पीडीएफ चाहते हो या फिर आप लोअर पीसेस की पीडीएफ चाहते हो या पीटी 2026 में जो आपका एग्जाम होना है उसकी पीडीएफ चाहते हो, हम आपके लिए बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट लगातार लेके आ रहे हैं। पीटी 2026 के लिए हिस्ट्री की ई बुक प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है और इकोनॉमी की बुक लगभग तैयार हो चुकी है, वो भी आज कल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऐसे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की नई ई बुक जो डिजाइन की जा रही है पीटी एग्जाम को ध्यान में रखकर वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स, वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज हम आपके लिए लगातार लेकर आने वाले हैं। तो उन सभी की पीडीएफ्स इन सभी बैचों में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।